नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल आउट। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं टॉप 10 मिक्स क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 56। ये सीरीज आपके आने वाले सिविल के सभी एई एंड जेई एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाले, चाहे वो डीडीए हो, आरआरबी हो या फिर एसएससी जेई हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक क्रूशियल है इस टाइम पे। 12 अगस्त से आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद आपका पेपर नवंबर में है। तो प्रिपरेशन में लगे रहिए, ओके। और ऐसी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। और जिन बच्चों को पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी है तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ओके। इस वीडियो का एम रखते हैं हम लोग 10 लाइक्स का। जितना ज़्यादा आप लोग लाइक करोगे उतना रेगुलर क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को मिलता रहेगा, क्योंकि हर एक वीडियो में हम लोग क्या करते हैं 10 क्वेश्चन कराते हैं और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं या आ चुके हैं उनको भी कराते हैं, ओके। चलो तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, the expected outturn of 2.5 centimeter cement concrete floor as per floor per mason per day। ठीक है, पर मेसन, अच्छा एक चीज को तोड़ते हैं, पर मेसन पर डे यानी कि एक मजदूर एक दिन में कितना कार्य करता है। ठीक है, हिंदी में बोलूँ तो, है ना कार्य करता है। अच्छा, तो इंग्लिश में इसी चीज को टेक्निकली पर मेसन पर डे को ही, इसी चीज को ही, अरे ये क्या हो गया, हाँ सर, इसी चीज को ही, यहाँ से इसी चीज को ही एक वो वर्ड बोल सकते हैं, टर्न आउट या फिर आउट टर्न या फिर टास्क या फिर वर्क पर डे, तीनों भी चीज बोल सकते हैं, है ना। इसी को ऐसे भी लिख दिया है तो उससे कंफ्यूज मत होना। अच्छा, तो कहने का मतलब है एक्सपेक्टेड आउट टर्न कितना होगा, यानी एक मजदूर कितना काम कर लेगा किस कंडीशन में, अगर वो 2.5 सेंटीमीटर सीसी फ्लोरिंग करे। ठीक है, अच्छा अब इंपॉर्टेंट बात है, पर मेजन पर डे यानी कि टर्न आउट या फिर आउट टर्न जिसको हम लोग बोल सकते हैं। आउट टर्न पे क्या है, बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुके हैं और एग्जाम में आ चुके हैं, तो वो सारे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 बाय 1। ठीक है, अगर मैं देखो गौर करना, ब्रिक वर्क की बात करूँ, कहाँ पे, फाउंडेशन में दो कंडीशन हो सकती है, या फिर मैं मड से करूं, ठीक है, या फिर मैं लाइम या फिर सीमेंट से करूं। ये दोनों मोर्टार है, मड मोर्टार, लाइम या सीमेंट मोर्टार। अच्छा, तो इस कंडीशन में कितना करता है 1.5 मीटर क्यूब। अच्छा सर, ठीक बात है। तो सर लाइम और कंक्रीट से करे तो कितना करेगा 1.25 मीटर क्यूब, ओके। अच्छा सर, ये तो फाउंडेशन में हो गया। सुपर स्ट्रक्चर में बात करें तो लिख सकते हैं ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, तो उसमें दो कंडीशन बन सकती है, मड मोर्टार होगा तो कितना होगा, तो सर 1.25 मीटर क्यूब कर देगा। अच्छा सर, अगर लाइम या फिर सीमेंट मोर्टार होगा तो उस कंडीशन में 1.00 मीटर क्यूब करेगा। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है। और कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब प्लास्टरिंग का, अच्छा प्लास्टरिंग की बात की है तो थिकनेस कितने से कितने होती है, 12 से 20, लेकिन 12 mm सीमेंट प्लास्टरिंग करे, सीमेंट प्लास्टरिंग करे तो कितना एरिया कवर, तो कितना काम कर लेगा, तो उस कंडीशन में 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब 2.5 सीसी फ्लोर यानी सीमेंट कंक्रीट फ्लोर की बात कर दे तो कितना कर लेता है 7.5 मीटर स्क्वायर। अच्छा सर, ये आपने फालतू में लिख दिया, यानी कि बेकार में लिखेगा ये सारे ना, जितने भी लिखे ना बेटा, कितने 1 2 3 4 5 6 बेटा, ये सारे एग्जाम आ चुके हैं ना। और टेंडेंसी है कि यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता है ना। और उससे आउट टर्न से क्वेश्चन बनाना होगा तो मेजर चांसेस है कि वो यहीं से बनाएगा, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है। वो बेसिक ही चेक करना चाहता है कि हाँ, अगर आपको साइड पे अगर आप इंजीनियर बन के जाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि लाइम कंक्रीट से एक मजदूर कितना काम कर सकता है एक दिन में, तो आप निकाल सको ना कि कितनी लेबर अपने को नीड है, कितना काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना। चलो तो आंसर, अच्छा 2.5 सेंटीमीटर सीसी की बात कर रहा है तो कितना होता है 7.5 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, ओके। 7.5 मीटर स्क्वायर मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है, इन अ सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन टेस्ट द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू। अच्छा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात कर दे तो सिग्मा एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन के बराबर होती है। अच्छा, सिंपल की बात कर दे, यानी कि सिंपल की बात करें, सिग्मा एक्स बराबर सिग्मा वाई बराबर सिग्मा जेड हो जाएगा, समीशन सॉरी एप्सिलॉन जेड हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना 3 टाइम हो जाती है लीनियर स्ट्रेन का, कितना 3 टाइम, तो 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिक, 3 टाइम हो जाएगी। या शेयर की बात कर रहा है
लेकिन लीनियर का होती है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इधर है। ठीक है ना, सब चीज़ों को देखो लॉजिक के अकॉर्डिंग। ओके, अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा है मैंने, क्योंकि आप लोग एक बात गौर करो कि होता क्या है कि हर क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है ना। कुछ क्वेश्चन क्या है ऐसे होते हैं जिनको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, अरे ये नहीं आएगा, ये क्यों याद करें। लेकिन वो ही चीज़ें एग्जाम में जब आ जाती है तो बेटा मैंने देखा है ना, एक एक नंबर से सिलेक्शन होते भी, एक एक नंबर से सिलेक्शन रुकते भी, है ना। तो इस वजह से जितनी भी चीज़ें मैं करा रहा हूँ उसको सीरियसली लीजिए और प्रिपरेशन करते रहिए। और एक वीडियो मैं बनाऊंगा, बच्चे इस सीरीज को सीरियस नहीं ले रहे हैं, टॉप 10 मिक्स क्वेश्चन सीरीज है। ठीक है, इसका रीजन कुछ भी हो सकता है कि मेरे लेक्चर थोड़े डिले हो, है ना, ये भी रीजन हो सकता है। लेकिन मेन रीजन उनके दिमाग में जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ उसके ऊपर मैं एक लेक्चर बनाऊंगा, है ना, कि ये सीरीज क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों देखनी चाहिए आप। ओके चलो, अच्छा तो द विड्थ ऑफ क्लॉथ और लाइन टेप इज, तो कितनी होती है? 12 से 16 mm। तो आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये डाटा बेस है, याद रखना आपको। अच्छा, अब अच्छा क्वेश्चन देखो, द ऑब्जर्व्ड एनुअल रन ऑफ फ्रॉम अ बेसिन ऑफ एरिया 500 किलोमीटर स्क्वायर इज 150 millimeter cube and the corresponding annual rainfall over the basin during the same year is 750 mm. What is the runoff coefficient? अच्छा, runoff coefficient का फॉर्मूला क्या होता है? रन ऑफ कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है सर? रन ऑफ कितना हुआ है अपन टोटल रेन या प्रेसिपिटेशन बोल सकते हैं। अच्छा, रन ऑफ क्या है? रन ऑफ कितना हुआ है? ठीक है, रन ऑफ फ्रॉम बेसिन ऑफ से 5 मीटर क्यूब इज दिस। ठीक है, रेनफॉल इतना है, रन ऑफ कितना है? इतना, 150 मिलीमीटर क्यूब। अच्छा, टोटल रेन कितनी हुई है? कितने एरिया में? इतने एरिया में कितनी हुई है? 750 mm। 750 mm कितने में? 500 किलोमीटर स्क्वायर में। अब एक बात करो, दो चीज़ें हैं कि यहाँ पे मैं पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करूँ या फिर मैं सिर्फ कुछ ऑब्जेक्ट को देख ऑप्शन को देख के सॉल्व करूँ। यहाँ देखो ऑप्शन, देखो सारे ऑप्शन डिफरेंट है, क्योंकि कहीं भी डिजिट है वो सेम नहीं है। इस वजह से मैं क्या करूँगा, इसको मैं सीधे कैलकुलेट कर दूंगा। सीधे क्या करूँगा, मैं कैलकुलेट कर दूंगा। कैसे? मैं सीधे डिजिट को 15, 75 और 5, 5 से 15। ठीक है, और आपका यहाँ पे 100 होगी, कितनी भी 100 होगी, मैं 100 मान लेता हूँ, मिली है यानी कि 100 होगी। ठीक है, 25 का 100, 25 से 75, 3 से 3 गई, यानी 4 डिजिट आएगी, 4 आएगा। 4 किसमें? ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। एक ही है जिसमें 4 आने वाला है ना, यहाँ पे क्या एक ही आंसर है जिसमें 4 आने वाला है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। अच्छा, अब बोलेंगे सर, कुछ लोग बोलेंगे सर 0 0 आपने क्यों नहीं लिए? देखो 0 0 से हमको यहाँ पे मतलब नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पे मतलब है जो ऑप्शन में है। ऑप्शन में क्या है? 0 आया या नहीं है। और यहाँ पे ऑप्शन में 0 होते ना, कि 1 0, यहाँ डबल 0, यहाँ ट्रिपल 0, ऐसा होता है कि 4 0, 0.4, 4 डबल 0, तब हम लोग 0 पे काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नीड ही नहीं है 0 की, तो उसको छोड़ दिया ना। स्मार्ट वर्क जिसको हम लोग बोलते हैं ना। चलो अगला देखते हैं, द ट्रीटमेंट दैट शुड बी गिवन टू द वाटर फ्रॉम डीप ट्यूबवेल इज। अच्छा, डीप ट्यूबवेल यानी कि अंडरग्राउंड वाटर की बात हो रही है ना, सीधी भाषा में बात करें अंडरग्राउंड वाटर की बात हो रही है। अच्छा, पहला ऑप्शन देखते हैं, कोगुलेशन फ्लोकुलेशन। अच्छा, कोगुलेशन फ्लोकुलेशन किस कंडीशन में देते हैं? किस कंडीशन में देते हैं? जब जो हमारा पार्टिकल क्या होते हैं उसमें प्रेजेंट, माइन्यूट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जो हमको नीड नहीं होती, जिनकी डेंसिटी क्या होती है, या फिर कह सकते हैं स्पेसिफिक यूनिट वेट क्या होता है, कम होता है। किससे? जो भी वाटर रहता है उसके। ठीक है, क्या अंडरग्राउंड वाटर में इसकी हमको नीड होती है? नहीं होती है, क्योंकि ओनली लिखा है ना, उस वजह से। प्री सेटलिंग ओनली। अच्छा, प्री सेटलिंग यानी सेटल होगा, यानी इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी एक से, यानी कि वाटर से सीधी बात कहें तो। अच्छा, क्या अंडरग्राउंड वाटर में ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनकी वेलोसिटी सॉरी जिनकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है? होते होंगे या नहीं होते होंगे हमें नहीं पता, लेकिन जब हम लोग पंप करके निकालते हैं वाटर को तो वो वहीं रह जाते हैं, तो हमको उनकी नीड भी नहीं पड़ती, तो ये भी नहीं रहेगा। फिल्ट्रेशन ओनली। अरे फिल्टर होके तो ऑलरेडी आ रहा है ना, इतने महीन परतें होती हैं अंडरग्राउंड में कि फिल्टर होके तो ऑलरेडी आ रहा है, तो इसकी तो नीड नहीं पड़ेगी। क्या इंपॉर्टेंट अपने लिए? डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्टेड होना जरूरी है, क्योंकि हम उसको यूज करने वाले हैं।
तो ऑप्शन नंबर डी एक राइट आंसर होगा ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, हर एक का मैंने रीजन बता दी कौन सा क्यों नहीं है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, चलो। अच्छा, अब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन क्यों लिया इसका भी रीजन है ना। कोई भी क्वेश्चन फालतू नहीं होता और कोई भी क्वेश्चन बिना किसी रीजन के नहीं उठाया जाता। ओके, अब यहाँ बोल रहा है द ऑर्डर इन विच अ रोड इज बुल्ट एज फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बॉटम से टॉप। सीधी पहला बात तो है कि टॉप से बॉटम पूछा है, हमें बॉटम से टॉप पूछ रहा है। अच्छा, जनरली हम लोग बात करें रोड टॉप बॉटम से टॉप कंस्ट्रक्ट होता है ना, टॉप से बॉटम नहीं होता। इसमें से पूछने का तरीका भी उसका इसी तरह बॉटम से टॉप है ना। जब आप साइड पे जाओगे तो आप कैसे काम करोगे। चलो ये बात होगी। अच्छा, इसका रीजन क्या सर ये क्वेश्चन रखने का। चलो, ये क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएल में, रिसेंटली आ चुका है। अच्छा, ये क्वेश्चन उसी के जस्ट बाद आया था एनवीसीसी में। अच्छा, इससे पहले बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन मैंने इस पर इतना गौर नहीं किया था। लेकिन इन दोनों एग्जाम को मैंने देखा है, इनके इसके पेपर देखे तो मैंने वहाँ पे इन क्वेश्चंस को देखा है। तो इस वजह से मैंने ये रखा कि आने वाले एग्जाम्स में आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चलो। अच्छा, पेमेंट की बात करें, दो टाइप की पेमेंट होती है। कौन सी? एक होती है फ्लेक्सिबल, एक होती है कैसी, रिजिड। अच्छा सर, फ्लेक्सिबल का अगर मैं डायग्राम की बात करूं लेयर्स का, तो कुछ ऐसे होता है। ठीक है, एक दो, ठीक है, तीन होती हैं। कौन सी होती है आपकी? एक होती है सबग्रिड, ठीक है। उसके बाद आता सब बेस, उसके बाद आता आपका बेस, और सबसे ऊपर आता है वेयरिंग कोर्स, वेयरिंग कोर्स। अच्छा, रिजिड में क्या होता है? रिजिड में क्या होता है? ठीक है, इसमें होता है सब बेस, सबग्रिड, सॉरी सबग्रिड, और आपका बेस कोर्स, उसके बाद होता है वेयरिंग कोर्स, वेयरिंग कोर्स। ओके, तो अच्छा ये तो स्ट्रक्चर हो गया। अब एक ऑप्शन पूछेगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इसमें डिफरेंस क्या है आपका सब बेस का। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे सब बेस होता है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे सिर्फ बेस कोर्स होता है। ओके, तो ये याद रखना। अच्छा, अब ऑप्शन देखो, सब सॉइल, सब सॉइल यानी कि नीचे की सॉइल को ही सब सॉइल बोल दिया, यहाँ पे इसी को सब सॉइल बोल दिया है, तो यहाँ भी प्रेजेंट है और यहाँ भी प्रेजेंट है, तो ये हो सकता है बेस कोर्स। अच्छा, बेस कोर्स आ गया, चलो ठीक है। फिर सब ग्रेड, सब ग्रेड, अच्छा सब ग्रेड तो पहले आता है ना, ये से पहले आता है, देखो। ठीक है, पहले क्या आता है आपका सब ग्रेड, ओके, फिर सब बेस, फिर बेस, फिर वियरिंग कोर्स। ठीक है, तो ये तो पहले आएगा, तो ये गलत हो गया। बेस कोर्स, सब सॉइल, अच्छा ये तो सब सॉइल को हम लोग नहीं जानते, फिर भी इसको काट देते हैं। फिर वही बात, फिर सब ग्रेड आएगा, फिर ये गलती हो गई कि इसके बाद ये नहीं आता, ये इससे पहले आता है, पहले सब ग्रेड आएगा फिर सब बेस आएगा। ठीक है, अगर रिजिड पेमेंट की बात करें तब भी सब ग्रेड पहले आएगा, है ना। फिर सब बेस, बेस, फिर सब ग्रेड, ये कहाँ आना चाहिए था पहले फ्लेक्सिबल पेमेंट के केस में। ठीक है, सब ग्रेड, सब बेस, बेस, फिर वेयरिंग आना चाहिए था। सब सॉइल दे रखा है, फिर ये गलत हो गया। सब सॉइल यहीं सबसे नीचे की, ये हो गई, चलो ठीक है। सब ग्रेड, सब बेस, बेस, सब ग्रेड, सब बेस और बेस, यानी कि तीनों क्या है एक सीक्वेंस में। अच्छा, किसका ये हो गया? ये फ्लेक्सिबल का हो गया। क्यों हो गया? कि सब बेस की बात कर दी यहाँ पे, तो इस वजह से किसका हो गया? फ्लेक्सिबल का, क्योंकि यहाँ पे सब बेस नहीं होता। ओके, यहाँ पे वेयरिंग कोर्स को छोड़ दिया गया है। लेकिन अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो क्या है आंसर अपना? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। चलो, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट द एक्सिस ऑफ बेंडिंग फॉर अ बीम क्रॉस सेक्शन इज, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेक्शन मॉड्यूलस, जिसको जेड से शो करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है आई अपॉन वाई, जिसकी यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब, यानी कि एल क्यूब, अगर हम लोग बात करें तो। ठीक है, तो आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलो, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। एट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल मास द सैचुरेशन विल बी अराउंड। ठीक है, अगर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट की बात करें तो सैचुरेशन कहाँ से कहाँ तक होती है? 90 से 95।
सैचुरेशन 90 से 95% तक होती है। ये होता है ऑप्टिमम केस में। तो आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, लेकिन 100% कभी भी प्रैक्टिकली नहीं हो सकती, है ना। चलो अच्छा, अगला क्वेश्चन है माइलस्टोन चार्ट वर इन्वर्टेड इन द ईयर ऑफ। अच्छा, माइलस्टोन चार्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन है कि माइलस्टोन चार्ट किससे बना था। तो पहले क्या चलता था, बार चार्ट चलते थे, अगर आप लोगों को देखा हो बार चार्ट चलते थे। उसके बाद क्या होता है, उसी से माइल स्टोन चार्ट बना, कब, 1940। तो आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बार चार्ट का नया वर्जन या फिर इन्वर्जन, या फिर कह सकते हैं कि बार चार्ट के बाद कौन सा चार्ट बना, या फिर बार चार्ट की हेल्प से कौन सा चार्ट बनाया गया। तो माइलस्टोन चार्ट, अच्छा बोल सकते हैं कि माइलस्टोन चार्ट किससे बनाया, तो बार चार्ट से बनाया। अच्छा, माइलस्टोन चार्ट किस ईयर में बनाया, तो 1940 में बनाया। तो सारे क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नेसेसरी टू मेंटेन सीजनिंग ऑफ अ टिम्बर। कौन सी प्रॉपर्टी नेसेसरी है किसको, सीजनिंग को मेंटेन करने के लिए। इंक्रीज द वर्मिन रेजिस्टेंस, तो ये नहीं है। एक्सपेल द मॉइस्चर प्रेजेंट इन टिम्बर। अच्छा, जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है टिम्बर में उसी को हम लोग एक्सपेल यानी कि बाहर निकालते हैं, उससे लकड़ी से बाहर निकालते हैं। यही इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, क्योंकि यही हमारा क्या होता है, पर्पज होता है। तो आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर। ठीक है, सी रिड्यूस द माइक्रोबियल सब्सटेंस, ये नहीं होता। इंक्रीज द फायर रेजिस्टेंस, ये भी नहीं होता। ठीक है, जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है वो एक्सपेल द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द टिम्बर। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जो पिछली वीडियो का क्वेश्चन था, व्हाट आर द एयर पोल्यूटेंट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन इन डाउनविंड एरिया फॉर मेजर इंडस्ट्रियल एमिशन। अच्छा, जहाँ इंडस्ट्री चलती है, आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पे लोगों की तबीयत ज़्यादा खराब रहती है, और खासकर वहाँ पर जो कह सकते हैं स्किन प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। कि रीजन क्या है, वो गवर्नमेंट नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं, जो इंडस्ट्रीज होती है। तो होता है क्या है, जो भी इंडस्ट्री होती है, तो जब उसमें से धुआं निकलता है, धुएं में क्या होती है, सल्फर गैस होती है और नाइट्रोजन, ये तो होती है। तो क्या होता है, जब सॉक्स यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नॉक्स यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस वाटर से रिएक्ट करती हैं, तो ये तो एयर में है, ये रेन हुई, ठीक है। ओके, तो उससे क्या बनता है, उससे सल्फ्यूरिक एसिड बनता है और HNO3 बनता है, और भी कंपाउंड बनते हैं। लेकिन मेजर कौन क्या ये है, एसिड रेन। किस किस वजह से होते हैं, सॉक्स और नॉक्स। अच्छा, बात है अगर एसिड रेन की, तो एसिड रेन के लिए वैल्यू पीएच की कितने से कम होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5.6 से। अच्छा, एक क्वेश्चन हो रहा है सर, जो रेन होती है उसके जो ड्रॉप होती है उसका साइज कहाँ से कहाँ तक होता है, तो उसका साइज होता है 0.5 mm से लेके आपका 6 mm के अराउंड। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बढ़िया है सर, है ना। एसिड रेन किसकी वजह से होती है, एसिड रेन के लिए पीएच वैल्यू पता चल गई। अच्छा, रेन होती है तो रेन की ड्रॉप का साइज कितना होता है वो भी पता चल गया। मेजर क्वेश्चन बन गए ना यहाँ से। अच्छा, अब देखते हो ऑप्शन, मीथेन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, ये नहीं होती। CO2 एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, ये नहीं होती। सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर डे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। लेक्चर कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइए, और आप अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, और प्रिपरेशन में लगे रहिए, है ना। और नॉन टेक भी तैयारी करते रहिए। लेकिन ये है कि नॉन टेक जब हम लोग तैयार करते हैं, टेक्निकल स्टूडेंट्स, ठीक है, जब मैं भी तैयार करता था, तो क्या होता है, हम लोग टेक्निकल को लैग करने लग जाते हैं, ये मैंने गौर करा था। ठीक है, उसको टैकल करना इंपॉर्टेंट है, बैलेंस करना है ना, कि जितना टेक्निकल की ओर हम लोग डाइवर्ट होते हैं प्रिपरेशन करते टाइम, उतना ही टेक्निकल को भी फोकस करना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग टेक्निकल नॉन टेक्निकल तो तैयार कर रहे हैं, साथ साथ टेक्निकल भूलते जा रहे हैं। तो उसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, वही इस सीरीज का पर्पस है। लेकिन आज का टाइम ये भी है कि अगर आप नॉन टेक्निकल नहीं करोगे तो आप एग्जाम नहीं निकाल सकते, ये रियलिटी है। तो आप नॉन टेक्निकल भी तैयार कीजिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट कीप स्माइलिंग।